हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इससे पहले भी हमने क्लास 11 के 3 चैप्टर्स स्टडी कर लिए, उन पर हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए हैं, एमसीक्यूज हमने देख लिए, और आज के सेशन से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कॉसल लुईस अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से लुईस ने अपना अप्रोच रखा। देन ऑक्टेट रूल क्या कहता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, लुईस रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है मॉलिक्यूल्स के लिए, किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बना सकते हो, एंड फाइनली फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे विथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, और आपको हर एक टॉपिक से किस तरीके से एग्जामिनेशन में, किस तरीके से नीट में आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो वो सारे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको एमसीक्यूज कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कुछ केमिकल बॉन्डिंग का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, देन कॉसल लुईस अप्रोच क्या है, किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर तैयार होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, देन लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, देन लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, किस तरीके से आपको किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लुईस स्ट्रक्चर। एंड फाइनली हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किस तरीके से आप हर किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो टॉपिक्स है, ये आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में जब भी हम किसी भी फिनोमेना को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा एटम। क्योंकि देखिए, हर एक चीज जो है ये एटम से मिलकर बनी है, चाहे टेबल हो, चेयर हो, कोई भी चीज हो, हम इंसान हो, सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है। अब एटम क्या होता है, बेसिकली एटम जो कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का आपको क्लाउड देखने मिलता है। ठीक है, तो यही होता है आपका एटम। अब क्या होता है, एटम जो होता है, और जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं, नॉर्मली आपको ये इंडिपेंडेंट कंडीशन में इंडिपेंडेंटली आपको एक एटम एक तरीके से आपको नहीं देखने मिलता सिंगली। ठीक है, सिंगल कोई भी एटम आपको देखने नहीं मिलता है, एटम हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में होगा। ठीक है, एटम एटम मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप के फॉर्म में आपको देखने मिलता है, इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं देखने मिलता है एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैसेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए नोबल गैसेस खुद एक स्टेबल है, तो नोबल गैसेस जल्दी किस एटम से किसी से भी कंबाइन नहीं होते हैं, इसीलिए बस नोबल गैस यहाँ पर एक्सेप्शन है। नोबल गैसेस को आप इंडिपेंडेंटली देख सकते हो, लेकिन जो बाकी हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं, उनको आप एक सिंगल फॉर्म में आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो ग्रुप ऑफ एटम देखते हैं हम, इसको टुगेदर क्या कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स है। अब ये मिलकर क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो जब भी कोई एटम ग्रुप बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो एटम्स होते हैं, ये एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, H2O। ठीक है, ये दो H है और यहाँ पर O है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ एक बॉन्ड है। किस तरीके से, जैसे कि पेरेंट और बच्चों में होता है। ठीक है, आप आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स और बच्चों में एक तरीके से बॉन्ड होता है। ठीक है, एक कनेक्शन होता है। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में अगर हम देखें, तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में भी कुछ बॉन्ड होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक तरीके से इस बॉन्ड को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो है और एटम जो है एक दूसरे से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जो हम बॉन्ड लिखते हैं इस तरीके से, ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता। एटम एटम पास में होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को होल्ड कर कर रखते हैं, और इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम जब मिल जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को होल्ड करते हैं, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अभी देखिए हमने देखा कि एटम एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनते हैं, और उनके जो बीच में जो एक दूसरे को एटम एक कंबाइन हो रहा है, जो एक दूसरे को होल्ड कर रखा है, उनके बीच में जो फोर्सेस है और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, एक तरीके से उसे बॉन्ड कहा गया है। तो ऐसा क्यों होता है, एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं, क्यों हमें इंडिपेंडेंटली एटम देखने नहीं मिलता है? देन सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कुछ सर्टेन पॉसिबिलिटीज ही देखने मिलती है, क्योंकि देखिए जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा भी हर किसी से बॉन्ड नहीं बन पाता है, एक स्पेसिफिक किसी से, जैसे पेरेंट डॉटर, ठीक है, पेरेंट सन से, तो एक हमारा सिबलिंग से, तो एक बॉन्ड जो है हमारा हर किसी से नहीं बन पाता, कुछ बॉन्ड ही हमारे बन पाते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी सर्टेन पॉसिबिलिटीज ही आपको देखने मिलती है। देन उसके बाद कुछ एटम कंबाइन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो इसका क्या रीजन है? एंड देन फाइनल क्वेश्चन ये होता है कि जैसे एटम एटम कंबाइन होकर एज अ रिजल्ट हमें मॉलिक्यूल मिलता है, जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है वो मॉलिक्यूल एक डेफिनाइट शेप का होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाएगा, जो भी आपको मॉलिक्यूल मिलेगा उसका एक प्रॉपर एक शेप होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन अराइज हुए, और इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। तो वो कौन से थियोरीज है? तो हम मेनली 4 थियोरीज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कॉसल लुइस अप्रोच, देन सेकंड है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसे VSEPR थ्योरी कहा जाता है, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन 4 थ्योरीज को हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, और इन क्वेश्चन का हमें आंसर भी मिल जाएगा जब हम इन थ्योरीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू लुइस अप्रोच के जो इनर शेल्स है एंड न्यूक्लियस, ये तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में या फिर जब एटम एटम कंबाइन हो रहे हैं उस टाइम पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उससे इन्होंने इग्नोर करते हुए जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का या फिर किसी भी एलिमेंट का, जो लास्ट शेल होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को उन्होंने कंसिडर करा। ठीक है, अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ एक सिंपल नोटेशंस को इंट्रोड्यूस करा, और उसी नोटेशन को कहा जाता है लुईस सिंबल, और जिसे डॉट स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो। तो जो लुईस सिंबल है एलिमेंट्स के, जैसे कि सेकंड पीरियड, फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड अगर हम एलिमेंट्स देखें तो उनके लिए उन्होंने कुछ नोटेशंस यहाँ पर बताए हैं, वो हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम में हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो जो भी आप एलिमेंट लोगे उनके बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको एक डॉट देना है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें बस आपको एक डॉट देना है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट यहाँ पर आए। उसी तरीके से हीलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट, लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में उसी तरीके से 2 3 4 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन में भी आप देख सकते हो 6। ठीक है, तो फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर नोटेशन बताया है, जिसे हम लुईस सिंबल या फिर डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए हम लुईस सिंबल के कुछ सिग्निफिकेंस यानी लुईस सिंबल के कुछ इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने जो डायग्राम देखी उसमें हमने देखा जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमने जितने उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा। तो यही बता रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स, यानी जितने नंबर ऑफ डॉट है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखिए जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कॉमन और ग्रुप ऑफ वैलेंस एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे कि द ग्रुप ऑफ वैलेंस एलिमेंट इज जनरली, जैसे कि अगर हम कोई एलिमेंट वैलेंस ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो जनरली यूजुअली, जैसे कि आपको इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया, इसलिए यूज करा जाता है केमिस्ट्री में क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देखिए जितने वैलेंस जो भी आपका आप एलिमेंट देखोगे उसके जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हो आउटर मोस्ट शेल में जो भी
इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तरीके से उसकी वो वैलेंसी होती है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरा केस क्या होता है, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से आप माइनस करिए जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही जो डॉट है वही रिप्रेजेंट करता है कि कितने आपके एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से। तो उसके बारे में यहाँ पर उस सिंबल को कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर उन्होंने बताया है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है, लेकिन उससे पहले कि किस तरीके से कॉसल लुईस इन साइंटिस्ट ने किस तरीके से इस ऑक्टेट रूल को डिस्क्राइब करा है, किस तरीके से इसे स्टेट करा है, उससे पहले हम कुछ चीज देख लेते हैं। तो देखिए कॉसल लुईस ने जब इनकी 1916 में इनकी थ्योरी डेवलप हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी जो थ्योरी है इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एटम एटम कंबाइन हो रहे हैं, जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, तो उस फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर वक्त इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात हो रही है। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखिए अगर हम किसी भी एटम या फिर किसी भी एलिमेंट की हम बात करें तो हर एक एटम हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, यानी वो चाहते हैं कि उनका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। हर एक एटम यही चाहता है। तो वो किस तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, अपने वैलेंस शेल को किस तरीके से वो कंप्लीट करेंगे, बाय ट्रांसफर of valence electron from one atom to another, जिसे gaining और losing भी कहा जाता है, या फिर share of valence electrons in order to have an octet in their valence shell, यानी valence shell को complete करने के लिए, उनके octet को complete करने के लिए atoms जो है या तो valence electron को transfer करेंगे या फिर इनको शेयर करेंगे। अब किस तरीके से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से शेयर होता है, तो यहाँ पर हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो किस लिए होता है, तो अगर हम NaCl की बात करें, ठीक है, NaCl की, तो सोडियम के लास्ट शेल में हम देखेंगे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। और सोडियम अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा, ठीक है, ट्रांसफर कर देगा किसी एटम में, जैसे कि क्लोरीन को भी एक ही एटम चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट पूरा होने के लिए, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा अल्कली मेटल्स जो है जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, और क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह हैलोजेंस फैमिली जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही केस होता है यहाँ पर। सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो यहाँ पर सोडियम भी खुश हो जाएगा, क्लोरीन भी खुश हो जाएगा, क्योंकि सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके की शेयरिंग को, इस तरीके के बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमने तो देख लिया यहाँ पर ट्रांसफर किस तरीके से होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग किस तरीके से होगा, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, लेकिन दोनों के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको दे देगा तो ये कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाएगा, ये दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करा जाता है दो एटम के बीच में, जिस तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में। तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं और उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, और जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। यही ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को कहा जाता है ऑक्टेट रूल। तो देखिए हमारे पास एक नई थियरी आई 1919 में, जो कि थी लुईस लैंगवेयर थियरी, जिसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करी और उस केमिकल बॉन्ड को नाम दिया कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लैंगवेयर साइंटिस्ट ने क्या कहा, लुईस की जो क्यूबिकल अप्रोच थी उन्होंने उसको
प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया? क्योंकि इन्होंने देखा कि क्यूबिकल अप्रोच जो थे हर एक मॉलिक्यूल के लिए स्टडी नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसके लिए क्यूबिकल अप्रोच एप्लीकेबल हो रही थी और बाकी के लिए क्यूबिकल अप्रोच एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। इसीलिए उन्होंने क्यूबिकल अप्रोच को प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड कर दिया। देन उसके बाद लुइस लैंगवेयर ने ये कहा कि हम जो फॉर्म हो रहे हैं मॉलिक्यूल, तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया जो कि क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, तो इसे इन्होंने कहा कि हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर से इसे हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या फिर किस तरीके से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए इन्होंने डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करा, एज जैसे कि हमने देखा लुइस डॉट स्ट्रक्चर में, लुइस सिंबल में एलिमेंट के पास जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डॉट है ये आपके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से लुइस डॉट स्ट्रक्चर से इन्होंने देखा कि किस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया गया Cl2, सिर्फ Cl2 को सब क्लोरीन पढ़ लेते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, Cl2 ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएगा, सिर्फ आप क्लोरीन यहाँ पर इसको नहीं रीड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरीन के हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, देन थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो लास्ट शेल है यहाँ पर इनको बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Cl2 में अगर आप देखते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों के पास भी 7 7 है, दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये वाला क्लोरीन इसको दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला क्लोरीन इसको दे दिया तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, दूसरा वाला अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि शेयरिंग करा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो ये क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये वाला क्लोरीन जो है इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो उस तरीके से देखिए जैसे कि यहाँ पर दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी शेयरिंग यहाँ पर होगी। तो इसी तरीके से इसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस फॉर्मेशन को, क्लोरीन का जो फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर, इसको हमने किस तरीके से समझा, लुइस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हमने इस फॉर्मेशन को समझा, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन देख लिया, क्लोरीन के केस में किस तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये फॉर्म होता है। तो देखिए लुइस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से आप हर एक मॉलिक्यूल का आप लिख सकते हो लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्लोरीन के लिए लिख सकते हो, नहीं, आप हर एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हो, आप ऑक्सीजन के लिए आप लिख सकते हो, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए आप यहाँ पर लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हो, in which the combining atoms may be identical or different। अब देखें जो एटम कंबाइन हो रहे हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हमने अब देखा क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पर ये आइडेंटिकल एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी आइडेंटिकल होंगे। अब डिफरेंट किस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस केस में कार्बन है ऑक्सीजन है। देन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेम ही एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एटम भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखते हैं इनमें किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, each bond is formed as a result sharing of electron pair between the atoms। अब देखिए जो बॉन्ड बन रहे हैं, हर एक बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पर आपको एटम्स के बीच में एक बॉन्ड देखने मिलता है। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर, यानी कि देखिए जो एटम कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन के शेयर की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एटम कंबाइन हो रहे हैं। अब ये देखिए एटम क्यों कंबाइन होते हैं, एटम इसीलिए कंबाइन होते हैं क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल को उन्हें स्टेबल करना होता है, ऑक्टेट उनका कंप्लीट करना होता है, जिस तरीके से नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्योंकि देखिए हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरा ऑक्टेट जो है ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, ठीक है, मैं स्टेबल पोजीशन में आ जाए, जिस तरीके से नोबल गैसेस का
लास्ट शेल जो होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है और वो स्टेबल होता है। उसी तरीके से हर एक एटम चाहता है कि हमारे भी जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा भी जो ऑक्टेट है ये कंप्लीटली फुल हो जाए और हम भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देख लिया हमने कि किस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ये फॉर्म होते हैं। अब देखिए हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं जिनके वजह से दो एटम ज्वाइंट हो पा रहे हैं, वो किस वजह से ज्वाइंट हो पा रहे हैं? वो एक बॉन्ड के वजह से ज्वाइंट हो पा रहे हैं। तो जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर शेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर जब भी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा पेयर जो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से दो एटम कंबाइन हो पा रहे हैं, तो वो किस बॉन्ड की वजह से होते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम हर एक चीज देखेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर अब सबसे पहले अगर जैसा हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर से जो एटम्स ज्वाइंट हो पाते, कंबाइन हो पाते, तो वो बॉन्ड की वजह से हो पाते हैं, जिससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन जैसे कि यहाँ पर डुप्लेट अटेन करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से यहाँ पर दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से इस तरीके से शेयर होंगे। उसी तरीके से CCl फॉर्म में यहाँ पर CCl4 ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो देखिए क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो हर एक क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर कर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जैसे कि CCl4 का आपको कुछ इस तरीके से, सॉरी क्लोरीन, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आपको कुछ इस तरीके से CCl4 का बॉन्ड फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलता है, क्योंकि 4 क्लोरीन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक एक क्लोरीन की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने मिलता है CCl4 मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब हमने देख लिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? इफ टू एटम्स शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन के पेयर मिलकर एटम कोई दो कंबाइन हो रहे हैं, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं डबल बॉन्ड। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल। तो कार्बन के जैसे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 6 होते हैं। तो हर एक यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन शेयर कर लेगा, और यहाँ पर इस तरीके से शेयर करने के बाद डबल बॉन्ड बनाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मॉलिक्यूल देखने मिलता है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इथीन मॉलिक्यूल में भी, इथीन मॉलिक्यूल में जो 2 कार्बन एटम्स है ये ज्वाइन होते हैं बाय डबल बॉन्ड। किस तरीके से? तो इस तरीके से आपको इथीन का आपको स्ट्रक्चर देखने मिलता है। CH, एथीन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, C2H4, ठीक है। इस तरीके से आपको बॉन्ड्स देखने मिलते हैं। C2H4 ये इथीन का फॉर्मूला होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है ये स्टेबल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 4 5 6 एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से यहाँ पर इथीन का कुछ आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जिसमें कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने मिलता है। तो इस तरीके से फॉर्म होते हैं डबल बॉन्ड। अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो जब भी कभी भी किसी भी एटम को कंबाइन करने में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब शेयर होते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है? जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन के केस में N2 मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है, या फिर जब 2 कार्बन कंबाइन होते हैं, जैसे कि इथाइन में, ठीक है, इथाइन में जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है, तो उस मॉलिक्यूल को, ठीक है, इथाइन मॉलिक्यूल को जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने मिलता है। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी दोनों भी नाइट्रोजन एटम के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने मिलता है।
किस तरीके से फॉर्म होता है, देखिए नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन आपने लिख लिया, ठीक है, नाइट्रोजन के पास फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से, ठीक है, फॉस्फोरस फैमिली से फॉस्फोरस नाइट्रोजन, तो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। उसी तरीके से जैसे कि C2H2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, इथाइन मॉलिक्यूल में यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि कार्बन की वैलेंस 3 होती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर ये जो दोनों भी हाइड्रोजन है ये अपने लिए कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और जो बीच में बॉन्ड रह गया 1 2 3, ये 3 बॉन्ड्स जो है ये कार्बन कार्बन के बीच में होता है और एक एक बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता है। इस तरीके से कार्बन की वैलेंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो C2H2 मॉलिक्यूल में भी कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो केस है जिसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने मिलता है। अब देखिए हम देखेंगे लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो हमने लिख रखा है। तो ये स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे और आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप बना सकते हो लुईस स्ट्रक्चर। तो बहुत सिंपल है, बस आप ये स्टेप फॉलो करिए तो आप इजीली आप एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को। तो देखिए लुईस स्ट्रक्चर आपको जब बनाना है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जैसे कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4, ओके, ठीक है, 4 प्लस ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6, तो कितने हैं लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर एटम 2, तो 2 इंटू 6 आ जाएगा। तो 4 प्लस 6 इंटू 2 इज 12, तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो 16 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। देन स्टेप सेकेंड है आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है कार्बन, तो आपने सेकेंड स्टेप में लिख लिया कार्बन। देन स्टेप 3 है ड्रॉ स्केलेटन जॉइन देम बाय सिंगल बॉन्ड। एक आपको एक रफ स्केलेटन बनाना है और उनको ज्वाइन करना है सिंगल बॉन्ड से। जैसे कि कार्बन हमने सेंट्रल एटम हमने ड्रॉ कर लिया जो कि बीच में होगा, सेंट्रल मतलब बीच में, और ऑक्सीजन जो है दोनों के साइड में हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से आपने कनेक्ट कर लिया। ये स्टेप नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है, आपने बॉन्ड अपने सिंगल बॉन्ड से एटम्स को आपने कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद स्टेप 4 है असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर। अब देखिए जैसे कि हमने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया था 16 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, ठीक है। अब 16 में आपने जो बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो आपने 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो आपने यूज कर लिया। तो 16 माइनस 4 इज 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास अब बचे हुए हैं। तो जो 12 इलेक्ट्रॉन है इसको आप लोन पेयर की तरह आप लिख सकते हो। लोन पेयर क्या, कुछ इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है इस तरीके से। तो 12 है तो 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर आप बना लीजिए, एक ऑक्सीजन पर 6, दूसरा ऑक्सीजन पर 6, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम ये कट कर लेते हैं सो दैट हम यहाँ पर लोन पेयर बना सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हमारे एक तरीके से वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। देन स्टेप 5 है कन्वर्ट लोन पेयर्स इनटू डबल ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, देखिए लुईस स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं, और ये जो लोन पेयर से जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं ये किस वजह से बना रहे हैं, क्योंकि उनको उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एक तरीके से स्टेबल होना है, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन स्टेबल है। उसी तरीके से इस ऑक्सीजन में भी अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला ऑक्सीजन भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें 1 2 3 4, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स है ऑक्सीजन के ऊपर, ये यहाँ पर अपना बॉन्ड
शिफ्ट कर लेंगे एक बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन ये यहाँ पर शिफ्ट कर लेगा। तो किस तरीके से आपको ऑक्सीजन का यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, इस तरीके से ये 2 लोन पेयर, और ये जो लोन पेयर थे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला भी लोन पेयर इस बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स आ गए। तो कुछ इस तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल का इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो होगा ही। तो एक्सेप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एटम जो है अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए डुप्लेट बनाता है। डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स की इन्हें जरूरत होती है, इनको इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बस 2 इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। बाकी आप हर एक मॉलिक्यूल के लिए इस तरीके से आप लुईस स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप बस स्टेप्स को ये फॉलो करिए, आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का आप लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने मेंशन करा है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इसके ऊपर आपको कई बार एग्जामिनेशन में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई भी एटम आपको दिया जाएगा, कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा उसमें किसी भी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि किस तरीके से फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है इन जनरल ये नहीं रिप्रेजेंट करता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक्चुअल शेप क्या होगा, ये नहीं बताता है। लेकिन इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, ऐसे आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, जैसे कि NO2- आयन, H3O प्लस, जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है। तो ये सारे आयन ऐसे आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, 2 से ज्यादा एटम हो, उससे हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। तो इनमें जब नेट चार्ज होता है ये आपको पूरे होल आयन पर देखने मिलता है। ऐसा नहीं कि N पर प्लस है तो O2 पर माइनस, ऐसा नहीं, आपको पूरे आयन पर यानी NO2 पर पूरा आपको नेगेटिव चार्ज देखने मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको सिंगली किसी भी पर्टिकुलर एटम पर चार्ज देखने मिलता है। वेयर एज अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज में आपको हर एक एटम पर चार्ज देखने मिलता है। तो हर एक एटम पर कितना चार्ज है, एक तरीके से ये फॉर्मल चार्ज आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन देखें तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electron assigned to that atom in the Lewis structure। यानी कि क्या बताता है फॉर्मल चार्ज आपको कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयन होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया आपको, तो इन आयंस के जो देखिए डिफरेंस बिटवीन इनके, किस चीज का डिफरेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में होना चाहिए, फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन दी लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में जो एटम असाइन करा जाता है कि इनका किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर है, किस तरीके से बॉन्डिंग वगैरह है, एक तरीके से इस चीज को आपका फॉर्मल चार्ज एक तरीके से डेफिनेशन बताता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी जब हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इसे किस तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, उसे इन टर्म्स में एक्सप्रेस करा जाता है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी जिस एटम का आपको फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज है, तो उस एटम का या फिर उस एलिमेंट का आपको उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि उस वो जो एटम है या फिर वो जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में ऐसे कितने बॉन्ड्स है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है, माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर कर कर बॉन्ड बना रहे हैं, ये हमें उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और देन आप पता कर सकते हो उस पर्टिकुलर एटम, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कितना फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल या फिर एटम का हम
देखते हैं उस मॉलिक्यूल में जो पर्टिकुलर एटम है उस हर एक एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सो दैट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे जो कि ओजोन मॉलिक्यूल है जिसे O3 कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लिए है ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करा जाता है किसी भी एटम के लिए। तो O3 मॉलिक्यूल है। तो O3 मॉलिक्यूल में यहाँ पर देखिए लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 में भी ड्रॉन है। सबसे पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर O3 का यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो देखिए ऑक्सीजन सारे ऑक्सीजन है O3 में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 आपने नंबर कर दिया, जैसे 1 2 3 आपने एक नंबर दे दिया सारे ऑक्सीजन को। आपने लुईस स्ट्रक्चर लिख लिया। लुईस स्ट्रक्चर में आपने जो भी इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपने इनको डॉट से रिप्रेजेंट करा और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है जो कि शेड हो रहे हैं तो उसको आपने एक बॉन्ड के थ्रू बता दिया। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दिया, आपने नंबरिंग भी कर दी। अब आप किस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन पर, ये वाले ऑक्सीजन पर अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला जैसा हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके फ्री स्टेट में। तो ऑक्सीजन के पास 6 होता है तो 6 माइनस देन यानी कितने, उसके बाद माइनस 4 क्या है यहाँ पर, यानी कि कितने बॉन्डिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो कितने हैं लोन पेयर्स 1 2 3 4, तो 4 आपने लिख लिया। माइनस हाफ इनटू ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 बॉन्ड है और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, एक ये ऑक्सीजन का, एक ये ऑक्सीजन का, एक ये ऑक्सीजन का, ये तो इस तरीके से 4 है। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे 6 माइनस 4 इज 2। ठीक है, तो 4/2 इज अगेन 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। तो फॉर्मल चार्ज जो फर्स्ट ऑक्सीजन पे होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन नंबर 2 पर भी आपको फॉर्मल चार्ज चेक करना है। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास, अगेन सेम है, ऑक्सीजन के पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 माइनस। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है इनके कितने लोन पेयर्स इनके पास, या फिर आप कह सकते हैं ये कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो 2 है। ठीक है, ये डॉट से रिप्रेजेंट जो करा है 1 2, तो 2 आपने लिख लिया। माइनस हाफ इनटू कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने बॉन्ड है, अब बस आप इतना गिन लीजिए 1 2 3, तो 3 बॉन्ड है तो 3 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 लिख लिया आपने। तो यहाँ पर 6 माइनस 2 इज 4 और 6/3 इज 6/2 इज 3, तो 4 माइनस 3 इज +1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीजन पर +1 चार्ज है। उसी तरीके से ऑक्सीजन नंबर 3 पर भी देख लीजिए कितने ऑक्सीजन पर, यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस कितने ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 है, 6 माइनस 6 माइनस ऑफ हाफ इनटू ऐसे कितने यहाँ पर थर्ड ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक ही बॉन्ड है यहाँ पर, यानी कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 1 इंटू 2 इज 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो -1 इंटू हाफ। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑक्सीजन पर आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितना उन पर फॉर्मल चार्ज है, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर इनका रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर 0 फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है, 0 है तो आपने नहीं लिखा। सेकेंड पर +1 है तो +1 आपने लिख लिया, और थर्ड पर देखिए यहाँ पर -1 है तो इस तरीके से आपने लिख लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मल चार्ज पहले आप कैलकुलेट करके उसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, उसका आपने हर एक एटम का यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है जो कि ओजोन मॉलिक्यूल है, हर एक ओजोन मॉलिक्यूल में हर एक एटम का आपने फॉर्मल चार्ज निकाला और आपने फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद उनका एक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हम इसके आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते, जो हमने ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने कंक्लूड करा है सो दैट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए फॉर्मल चार्ज जो होता है, फॉर्मल चार्ज ये रियल चार्ज को नहीं इंडिकेट करता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज जो है आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज बताता है, ये रियल चार्ज को नहीं बताता है। फॉर्मल चार्ज क्यों यूज करा जाता है, फॉर्मल चार्ज इसलिए यूज करा जाता है ताकि हमें हेल्प मिल सके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल में उनको हम
ट्रैक कर सके। किस तरीके से, जैसे कि O3 मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल है, इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो देखिए अगर हम फर्स्ट यहाँ पर इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर इसके हमें वैलेंस से पता लगे। उसी तरीके से इस ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ पर हमें एक तरीके से जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करने में, यहाँ पर ये ट्रैक करने में फॉर्मल चार्ज हेल्प करता है। Next point, formal charge help in the selection of the lowest energy structure from the number of possible Lewis structure for a given species. Generally, the lowest energy structure is one the smallest formal charge on the atom. क्योंकि देखिए क्या होता है, हमें पता है लोएस्ट, जितनी लोएस्ट एनर्जी होती है एटम की वो उतना स्टेबल होता है। तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि जो फॉर्मल चार्ज है इसमें जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो आपको बताता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि वो जो एटम है वो स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, द फॉर्मल चार्ज इज अ फैक्टर बेस्ड ऑन प्योर कोवेलेंट व्यू बॉन्डिंग in which electron pairs are shared equally by neighboring atom। अब देखिए फॉर्मल चार्ज में जो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने मिलता है। ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में साथ में फॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं। तो फॉर्मल चार्ज की जब भी बात करा जाए मतलब यहाँ पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ना कि कोई और बॉन्ड। ठीक है, और किस तरीके से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेबरिंग एटम्स में इक्वली शेयर्ड होते हैं, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इक्वली शेयर हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है फॉर्मल चार्ज में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको फॉर्मल चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज क्यों कैलकुलेट करा जाता है, और उसके कुछ कंक्लूजन्स आपको पता लग गए हो। तो देखिए अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया उस पर बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, एटम्स octet configuration when linked with the other atoms, this is said by। तो देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है हमें कि एटम जो है उनका ऑक्टेट, उनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। एटम दूसरे एटम से इसलिए कंबाइन हो जाते हैं ताकि उनका जो लास्ट शेल है वो फिल्ड हो जाए, इसलिए लिंक करते हैं दूसरे एटम से। तो ये स्टेटमेंट के साइंटिस्ट ने कहा था, हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट लुईस साइंटिस्ट ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो एटम है, एटम कभी भी सिंगली इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन नहीं करते हैं, वो हमेशा एटम साथ में फॉर्म करते हैं, यानी वो एक कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब वो कंबाइन होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो लास्ट ऑक्टेट है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाए। वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन को, इसलिए क्योंकि वो एक स्टेबल कंपाउंड बन पाए, स्टेबल मॉलिक्यूल बन पाए। तो अकॉर्डिंग टू लुईस ये जो स्टेटमेंट था ये लुईस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिए थे। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, find out the correct lowest symbol for the atom carbon among the following options। तो देखिए यहाँ पर कार्बन एटम दिया गया हमें और उसका हमें बताना है करेक्ट लोएस्ट सिंबल क्या होगा। तो लोएस्ट सिंबल क्या होता है, बेसिकली जो भी एलिमेंट दिया जाएगा आपको या फिर जो भी एटम आपको दिया जाएगा उस एटम के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको बस डॉट के फॉर्म में उस एटम के साथ आपको लिखना है। ठीक है, तो वही होता है आपका लोएस्ट सिंबल। तो उसी तरीके से कार्बन के वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरीके से कार्बन का लोएस्ट सिंबल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। 4 डॉट्स होंगे और हर एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से कार्बन का करेक्ट लोएस्ट सिंबल आपको देखने मिलेगा कार्बन आइटम का। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following bonds is formed by the complete transfer of electron। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका आयनिक बॉन्ड में होता है। तो किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl। ठीक है, तो Na सोडियम होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो लास्ट शेल में सोडियम के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीके से क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम जो है ये इजीली क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, दे देता है, और
सोडियम जो है एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है क्योंकि उसका लार्ज शेल ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट हो जाता है, और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है क्योंकि उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए क्लोरीन पर माइनस साइन आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और सोडियम दे रहा है, इसके लिए प्लस चार्ज आता है, तो इसीलिए हमें Na+Cl माइनस इस तरीके का हमें कंपाउंड देखने मिलता है जो कि सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। वेयरएज कोवैलेंट बॉन्ड में जैसा हमने देखा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर कर बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड हमने अभी देख लिया कि किस तरीके से Na+Cl- में होता है, और आयनिक बॉन्ड हम और डिटेल में भी आगे स्टडी करेंगे। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्ड जो मेटल्स जो है जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन इन चैप्टर में आपको मेनली कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो उस केस में आपको आयनिक बॉन्ड याद रखना है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर टू अटेन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज। तो देखिए, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, तो उस केस में एक तरीके से एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, अपना कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट ऑक्टेट जो है अपना ये कंप्लीट करना चाहता है, और स्टेबल जैसे कि नोबल गैसेस का होता है, तो वो बेसिकली रीजन क्या होता है? एटम्स जो है ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है? ये होता है आपका ऑक्टेट रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑक्टेट रूल से देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एंड शेयरिंग, ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर पाए और एक स्टेबल एटम या फिर एलिमेंट बन पाए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग और ट्रांसफर करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, और इस रूल को कहा जाता है ऑक्टेट रूल। इसीलिए आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in covalent bond atoms share electrons to achieve octet configuration. So yes, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर होते हैं? ताकि वो अपना जो ऑक्टेट है कंप्लीट कर पाए, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट कर पाए, जो या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन में क्लोरीन जैसे हमने एग्जांपल देखा, तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग क्यों करते हैं? क्यों ऐसी जरूरत पड़ गया एटम के पास कि उन्हें शेयर करना पड़ा इलेक्ट्रॉन? ताकि वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, वो स्टेबल हो पाए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हमें देखने मिलती है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको, ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आपको कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने मिलता है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको नीट में भी देखने मिलते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आपको बोर्ड में ही ज्यादा करके ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following molecule does not involve covalent bond? तो हमें कुछ molecules दिए गए हैं जैसे H2O, CCl4, NaClO2। तो इन मॉलिक्यूल में से कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है? तो वो मॉलिक्यूल है NaCl। NaCl में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, NaCl में आयनिक बॉन्ड बनता है। क्यों आयनिक बॉन्ड बनता है? क्योंकि Na सोडियम है, सोडियम की लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस केस में सोडियम स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस केस में Na भी स्टेबल हो जाएगा, और Cl जो है एटम, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो NaCl है ये कंपाउंड एक तरीके से स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक तरीके से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से, तो इसीलिए NaCl में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वेरएज कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसीलिए H2O, CCl4, NO2 इन कंपाउंड्स में, इन मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें, इन मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो इन मॉलिक्यूल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसीलिए हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने मिलते हैं। वेरएज NaCl में हमें कोवैलेंट नहीं बल्कि आयनिक बॉन्ड देखने मिलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH4 मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर
फॉर्मल चार्ज हमें मीथेन में जो फॉर्मल चार्ज कार्बन का कितना होगा हमें ये पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मीथेन का पता होना चाहिए कि किस तरीके से मॉलिक्यूल दिखता है। तो C और H4 कुछ इस तरीके से आपको CH4 का आपको मॉलिक्यूल देखने मिलेगा अगर हम इसे स्प्लिट करके लिखे। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो देखिए कार्बन की चूंकि 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो क्या है देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर एक कार्बन को जो यहाँ हर एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करता है, हर एक हाइड्रोजन जो है कार्बन का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो सब क्या कर लेते हैं, इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ इस तरीके से देखने मिलता है मीथेन का। मीथेन जो है, मीथेन मॉलिक्यूल का हमें कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ठीक है, समझ गए आप सभी को। तो एक तरीके से मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब हमें फॉर्मल चार्ज पता करना है कार्बन का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर मीथेन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं जिसमें कार्बन एटम की, ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कार्बन का ही यहाँ पर हमें फॉर्मल चार्ज पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें स्टेप क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस फॉर्मूला क्या होगा आपका, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है कार्बन में कितना होता है। तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने 4 होता है, हम सभी को पता है, तो 4 लिख लीजिए। माइनस फॉर्मूले में देखिए नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन के पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी अभी बताया स्ट्रक्चर। हर एक जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से सारे हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो अपना उन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो एक भी यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 लिख लीजिए, ठीक है। 4 माइनस 0 माइनस ऑफ हाफ इनटू यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमें इतना पता है कि बॉन्डिंग में गए हैं, और एक बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि देखिए ये अगर हम ये कार्बन और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड देखते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए एक यहाँ पर हाइड्रोजन का पहले से इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन का पहले से इलेक्ट्रॉन था और एक इस कार्बन का था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का पहले से इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का, एक हाइड्रोजन का पहले से इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक, इसी तरीके से यानी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4 इंटू 2 कर लीजिए आप, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाफ इंटू 8 लिख लीजिए आप। तो 4 माइनस 0 माइनस ऑफ 8/2 कितना हो जाएगा, आप 8/2 कर लीजिए, तो 4 माइनस 8/2 होता है 4, तो 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। आप यहाँ से आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 माइनस 4 इज 0, यानी कि जो कार्बन पर यहाँ पर चार्ज होगा ये 0 होगा, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट, Calculate the formal charge of the middle atom in the ozone molecule. Ozone molecule में यहाँ पर जो middle atom है हमारा, ये middle वाला ऑक्सीजन, इस atom का हमें formal charge calculate करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए formal charge calculate करना है तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, ठीक है, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो 1 2 3 बॉन्ड्स है, और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस यहाँ पर 6/2 हो जाएगा आपका, 2 1 जा 2 3 जा,
तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, जो मिडिल एटम है ओजोन मॉलिक्यूल में जो मिडिल एटम है उस पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो आ जाएगा +1। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। So that's it। इस चैप्टर को अब यही हम एंड करते हैं और इस लेक्चर में आपको जो भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट है, जो नहीं समझ में आया है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।